Good morning everyone, I am Jatin Verma. So guys, ये है एडिटोरियल एनालिसिस फॉर 9th of August 2018. इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करेंगे लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज. गवर्नमेंट ने ये आइडिया फ्लोट किया है कि लेटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में परमिट की जानी चाहिए. इसके साथ साथ आई विल प्रोवाइड माय ओन इनपुट्स कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 10th रिपोर्ट में क्या कहा था. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. आई एम जतिन वर्मा. आई एम एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. You can follow me on Unacademy Learning app simply by searching for my name Jatin Verma. जतिन वर्मा नाम सर्च करके आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो. इसके अलावा फेसबुक ग्रुप है IAS तैयारी विद जतिन वर्मा. यहाँ पे you'd be able to find the PDF of this video and PDF of other important current affairs also. National Cyber Security Policy, Live Mint के, Indian Express के कौन से editorials articles आपको पढ़ने हैं. And in case you are not there on Facebook, you are there on book only, then you can follow me on Telegram. टेलीग्राम पे चैनल है विद द सेम नेम IAS तैयारी विद जतिन वर्मा. और जो लोग हिंदू डाउनलोड करना चाहते हैं IAS तैयारी विद JV नाम से चैनल से फ्री हिंदू आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जिनके अगर अखबार नहीं आता. नाउ कमिंग टू दिस एडिटोरियल्स. तो ये एडिटोरियल्स हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से. फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, रिफॉर्मिंग द सिविल सर्विसेज. This editorial analysis will cater to the area of the syllabus which deals with role of civil services in a democracy. तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इकोनॉमी में नहीं पूछा गया, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी में पूछा गया है, तो इसे हम एक्सटेंसिव वे में एनालाइज करेंगे. देन दिस आर्टिकल ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, डिकोडिंग द DNA बिल. तो DNA में आज के डेली न्यूज एनालिसिस में इस DNA बिल का DNA चेक किया जाएगा. देन कमिंग टू दिस वन, द लास्ट एंकर, दिस डील्स विद द डिमाइस ऑफ द ग्रेट लीडर M करुणानिधि. तो ये भी हम अपनी अवेयरनेस के लिए से पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज दिस वन इज इम्पॉर्टेंट अगेन ऑन GST. कल हमने GST पे जो एडिटोरियल देखा था उसके साथ साथ इन डिजिट्स, इन नंबर्स के जरिए, इन आंकड़ों के जरिए GST का क्या चल रहा है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे. देन डेटा पॉइंट, ये आई विल इनकॉर्पोरेट इन दी डेली न्यूज एनालिसिस. तो ये है आज के इंपॉर्टेंट, ये सऊदी अरेबिया और कनाडा से रिलेटेड है. एंड देन दिस इज रिलेटेड टू मानसून. तो ये इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट योरसेल्फ. आई विल बी एनालाइजिंग दीज टू एडिटोरियल्स, एक ये और एक GST वाला. थर्ड वन आई एम डूइंग राइट अवे. सो कमिंग टू दिस आर्टिकल, रिफॉर्मिंग द सिविल सर्विसेज. हमारे सिलेबस में ये एरिया दे रखा है. दिस टॉपिक इज गिवन, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटरल एंट्री का मतलब क्या है? लेटरल एंट्री मीन्स कि सिविल सर्वेंट्स को, IAS ऑफिसर्स का अभी जो एक सिंगल रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, तो अगर उस रिक्रूटमेंट एग्जाम को कोई क्लियर नहीं कर पाता है तो वो सर्विसेज में नहीं जा सकता है. लेकिन बढ़ते स्पेशलाइजेशन के चलते, इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द लाइट ऑफ इंडियन इकोनॉमी गेटिंग इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द क्वेश्चन इज, द मूड क्वेश्चन इज कि क्या हमें सिविल सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर से एंट्री अलाउ करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस्टर नंदन नीलेकनी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के चीफ लगाए गए थे. सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो क्या हमें टैलेंट को 5 years की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स या 3 years की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के वे से उन्हें हायर करना चाहिए? क्या सिर्फ परमानेंट सिविल सर्वेंट्स जो कि रिक्रूटमेंट UPSC के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू ही सेक्रेटेरियल, जॉइंट सेक्रेटेरियल या एडिशनल सेक्रेटरी की जो पोजीशंस अराइज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और फॉर दैट मैटर स्टेट गवर्नमेंट में, क्या हमें सिर्फ उन्हीं पे उन पे सिर्फ IAS ऑफिसर्स को ही लगाना चाहिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को, प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स को भी वहां पे अलाउ करना चाहिए? ये है लेटरल एंट्री, राइट. सो रिसेंट मूव बाय सेंटर सीकिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स टू फिल इन 10 पोस्ट्स ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी हैज कॉज्ड कॉन्स्टर्नेशन. मतलब काफी सारे इस पे आपत्ति जताई गई है एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स द्वारा. Now, some retired officers and political opponents consider this as the beginning of the end of a neutral and impartial civil services, with the likely induction of loyalists to the current dispensation. तो दोस्तों जो यहाँ पे क्रिटिक्स का कहना है वो कोई बेसलेस बात नहीं है, क्योंकि USA में स्पॉइल सिस्टम अपने चरम पे था. स्पॉइल सिस्टम इन USA was at its peak in 1881. स्पॉइल सिस्टम के तहत USA में जब भी गवर्नमेंट चेंज होती थी तो गवर्नमेंट के चेंज होने पे जो भी सीनियर पोजीशंस हैं उनको चेंज कर दिया जाता था. वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनको चेंज कर दिया जाता था, उन्हें हटा दिया जाता था. जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन के सभी मेंबर्स ऑटोमेटिकली रिजाइन कर देते थे जैसे ही कोई नई सरकार बनती थी, नई पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है. अभी भी जब कोई नई गवर्नमेंट टेक्स ओवर
तब बहुत सारी रीशफलिंग हम स्टेट लेवल पे देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स के, आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले या ट्रांसफर्स किए जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझें तो दो चीज़ हैं, एक तो परमानेंट सर्विसेज जो कि हमेशा सर्विस में रहेंगे, और दूसरा गवर्नमेंट्स, 5 ईयरली गवर्नमेंट्स। अगर परमानेंट सिविल सर्विसेज को हम डाइल्यूट कर देंगे कि 5 ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स या 3 ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, तो परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक वे से डाइल्यूट हो सकता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 311 के अंडर। और फिर अगर हम यूपीएससी की बात करें, द फैक्ट दैट वी हैव गॉट अ परमानेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसे एक संवैधानिक बॉडी के वे में बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की मंशा, इंटेंशन ये थी कि परमानेंट सिविल सर्विसेज इंडिपेंडेंटली रिक्रूट किए जा सकें, और वो परमानेंट रहेंगे ताकि वो सरकारें भले ही बदलती रहें ऑफिस में, लेकिन स्पॉइल्स सिस्टम जैसा कि यूएसए में था, जिसके चलते यूएस प्रेसिडेंट, वन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट्स मिस्टर जेम्स गारफील्ड हैड टू, ही वाज शॉट डाउन बिकॉज ऑफ द स्पॉइल सिस्टम, क्योंकि कुछ आक्रोश के चलते जॉब सीकर्स दे असैसिन, वन ऑफ द जॉब सीकर्स ही असैसिनेटेड हिम। तो इसके चलते स्पॉइल सिस्टम को बाद में बदला गया पेंडल्टन एक्ट के जरिए यूएसए में। बात यहाँ पे स्पॉइल सिस्टम की नहीं है, यहाँ पे बात इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो अभी इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में है, वो ये है कि क्या लेटरल एंट्री प्राइवेट सेक्टर से अलाउ करी जाए। इसके लिए जो राइटर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर देंगे। पहले राइटर्स, यहाँ पे जो राइटर हैं उनका कहना ये है कि क्या रीज़न है कि इस पे एक आशंका जताई जा रही है कि वेदर दिस पॉलिसी और दिस स्टेप इज गोइंग टू बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। सबसे पहले जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकम्बेंट हैं या रिटायर्ड हैं, उनका ये कहना है, दे आर एक्सप्रेसिंग द डाउट्स इफ प्राइवेट बिजनेस हाउसेज वुड प्लांट देयर पीपल इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो हम देखते हैं कि इंडिया में लॉबिंग का फिनोमिना ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। लॉबिंग मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जब पॉलिसीज बनाने के दौरान गवर्नमेंट को इंटरफेयर करती हैं, गवर्नमेंटल गवर्नेंस में इंटरफेयर करती हैं। तो इसके लिए एग्जांपल्स अगर मैं देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल रीसेंट पास्ट में ही शास्त्री गेट, कोलगेट स्कैम, इसमें कोलगेट स्कैम में मिस्टर कुमार मंगलम बिरला was found to be meeting this person, CBI चीफ, राइट, मिस्टर सिन्हा। तो ऐसे केस में ये कहाँ तक उचित होगा कि हम अगर लेटरल एंट्री अलाउ करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स या प्राइवेट सेक्टर से एग्जीक्यूटिव्स गवर्नमेंट मशीनरी में काम करने लगें और गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने लगें। तो दिस इज अ वेल फाउंडेड फेयर। दोस्तों ऐसा ही नहीं, राज्यसभा में भी, पार्लियामेंट में भी कैश फॉर वोट स्कैम पाया गया। कैश फॉर वोट स्कैम में कुछ ऐसा हुआ था कि पार्लियामेंटेरियंस को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कैश दिया गया था ताकि वो इंडस्ट्री रिलेटेड, प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस वो पार्लियामेंट में उठा सकें। 2005-6 में जुडिशरी ने इसमें इंटरफेयर किया कि ये मैटर, ये चीज़ जो है जुडिशरी इसे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो जुडिशरी एडजुडिकेटेड अपॉन दिस इशू ऑल्सो। इसके बाद समय समय पे एलिगेशन लगते हैं कि राज्यसभा के जो एमपीज हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं, जैसे कि एक टाइम पे हमारे फेवरेट विजय माल्या, राइट, ही यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट कीपिंग इन माइंड द इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, यानी कि लिकर और ये सबसे रिलेटेड। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई पार्लियामेंट में देखने को मिलता है जब भी कोई पॉलिटिकल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अगर कोई एमपी बन के राज्यसभा में या लोकसभा में प्राइवेट इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो ऐसे केस में पॉलिटिक्स के वे से, शास्त्री गेट के वे से, या फिर कोलगेट स्कैम ये सब, या फिर कुमार मंगलम बिरला वाला मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे केस में ये बात बेबुनियाद नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑलरेडी करगिल फूड्स, मॉन्सेंटो और ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसे स्टडी करेंगे। सिंस क्रिटिसिज्म इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, राइटर इज सेइंग दैट दिस इज मेयरली बेस्ड ऑन दी पूर्ण धारणा, राइट, कि ये प्री कंसीव्ड नोशन के बेसिस पे दिस इज, राइटर इज सेइंग कि अ रियलिटी चेक इज नीडेड। ही सेज कि हमारे कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटेरिएट प्लेज अ क्रूशियल रोल। गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं लेकिन सेक्रेटेरिएट इज द रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, और इस सेक्रेटेरिएट को कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफरेंट जो जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज टू वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू मिनिस्टर्स फॉर पॉलिसी मेकिंग। और कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलिस्ट हायर सिविल सर्विस, जनरलिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो
जो आईएएस ऑफिसर्स लगाए जाते हैं उनके पास में कोई डोमेन एक्सपर्टीज नहीं होता, ना ही साइंस से ना इकोनॉमिक्स से. दे आर जनरलिस्ट इन नेचर, दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. तो दिस कैन बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड अगेंस्ट टेक्निकल स्पेशलाइज्ड बॉडीज ऑन वन साइड एंड ले और एमेचोरिश पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑन द टॉप. यानी कि हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी जर्नलिस्ट होते हैं, एमेचोरिश होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड. तो इस दिशा में सेक्रेटेरिएट फंक्शन करता कैसे है, इन दोनों चीज़ों के साथ, ले एमेचोरिश पॉलिटिशियंस एंड देन जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट्स. Higher bureaucracy in the secretariat often has to examine proposals received from specialized departments. जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रपोजल आएगा कि जीएम क्रॉप्स को या जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल दिया जाए, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके सेक्रेटरीज इस पे विचार विमर्श करके मिनिस्टर के सामने ये प्रपोजल रखेंगे. तो मिनिस्टर विल टेक द फाइनल कॉल. सो इन इंडिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेक्स द फाइनल कॉल. सिस्टम कुछ इस तरह से बनता है कि ऊपर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर, इन बिटवीन देयर इज अ ब्यूरोक्रेट हु हैपेंस टू बी अ जर्नलिस्ट, एंड देन नीचे जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं. सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कई बार ऐसी प्रपोजल्स आती हैं जो कि एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कंसिडरिंग टेकिंग अ वाइड व्यू ऑफ थिंग्स, कई बार वो एफिकेशियस प्रपोजल्स नहीं हो. सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को एक चीज़ कही जाती है कि क्लिनिकल बायस, यानी अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसका बायस अपने प्रोफेशन की तरफ रहता है. और जब ऐसी प्रोफेशनल एडवाइस, हाईली प्रोफेशनल एडवाइस ब्यूरोक्रेट को दी जाती है, जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट को, तो जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स दे वे द प्रपोजल इन द लाइट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स. यानी कि उस डिसीजन का फार्मर्स पे क्या असर पड़ सकता है, उस डिसीजन का इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा. लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट मे नॉट बी एबल टू टेक सच अ वाइड व्यू ऑफ थिंग्स. इसीलिए ये जो सैंडविच पैटर्न है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ब्यूरोक्रेट्स उस एडवाइस को टेम्पर डाउन करके, उस एडवाइस को आफ्टर वेइंग दैट एडवाइस कमिंग इन फ्रॉम दी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, उनको केयरफुली स्टडी करा जाता है. इसका अगर एक और हमें वे समझना हो, पुलिस ऑफिसर्स, while an SP might recommend the invocation of section 144 CRPC, कर्फ्यू लगाने के लिए एसपी हमेशा ये कहेंगे कि कर्फ्यू लगा दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ. लेकिन इसीलिए ये पावर एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी जाती है. इवन दो आईपीएस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट जर्नलिस्ट तरीके से ही होता है, सेम एग्जाम से होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप्स दैट एक्सपर्टीज. तो इसीलिए इस पैटर्न को सही माना जाता है इन अ diverse setting like that of India or like that of any other country. तो इसीलिए हमने ये पैटर्न अडॉप्ट किया था कि जर्नलिस्ट जो है सभी एडवाइस को फिल्टर करेंगे, उसके बाद में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सामने वो एडवाइस को रखा जाएगा. इस सारी प्रक्रिया के बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेक्स द फाइनल कॉल. This is a complex consultative process for which detailed procedures have been formulated. How to steer a proposal through this labyrinth requires both expertise and experience. Final government decision is obtained after the file moves through this long internal and hierarchical process when the proposal is approved. इसीलिए ये कहा जाता है कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी काफ़ी स्लो है, रेड टेपिज्म है, इसीलिए इसे एक्यूज किया जाता है. बट देन अगर हम इस प्रोसेसेस को रिड्यूस कर दें या कम कर दें तो डिसीजन हेस्टी भी हो सकता है. तो दोनों बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी. की ऑफिशियल्स इन द सेक्रेटेरिएट फ्रॉम जॉइंट सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी आर द पॉइंट पर्सन्स, आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट गाइडिंग दिस कंसल्टेटिव प्रोसेस एंड एडवाइजिंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू टेक अ फाइनल कॉल. अब इसके बाद कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कैसे एक बहुत ही रूडिमेंट्री आइडिया एक कॉन्क्रीट शेप, इम्प्लीमेंटेबल शेप में पॉलिसी के रूप में उतारा जाता है, ये एक लंबा प्रोसेस रहता है, एक लेंदी कंसल्टेटिव प्रोसेस रहता है. जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हैज दिस क्रूशियल लाइन फंक्शन टू परफॉर्म इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. Though the original proposal is often prepared by technical experts, जैसे कि मैंने बताया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, इसरो के एक्सपर्ट्स, डिफेंस के एक्सपर्ट्स, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी विल टेक अ फाइनल कॉल. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस के बेस में अगर हम बात करें तो नेवी सेज उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए, आर्मी सेज, ग्राउंड फोर्सेज से उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए, एयर फोर्स सेज कि वी आर ऑलरेडी हैविंग द हेलीकॉप्टर्स
and these helicopters will be placed at the beck and call of both other services. We don't require helicopters. तो ऐसे केस में इन कॉम्पिटिटिव और कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स को अलाइन करने के लिए डिफेंस सेक्रेटरी, हु अगेन हैपेंस टू बी अ जनरलिस्ट, plays an important role, and finally defense minister takes the call. तो ये पैटर्न क्या सही नहीं है, इस पे अब क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि लेटरल एंट्री में एक्सपर्ट्स जो होंगे वो मिनिस्टर के करीब होने चाहिए. एक्सपर्ट्स वुड बी क्लोजर टू द मिनिस्टर, बी इट डिफेंस मिनिस्टर, बी इट फाइनेंस मिनिस्टर, रादर देन द जर्नलिस्ट IAS ऑफिसर. Questions often raised in this context is whether the higher bureaucracy is equipped to comprehend the complex economic and technical issues, for example of defense, for example of agriculture, for example of rural development. अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट जिसके पास में कोई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज की या फिर हमारे जो एम्बेसडर्स लगाए जाते हैं कंट्रीज में, तो उनके पास में भी कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं रहता है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम they are able to take the panoramic view of India's foreign policy. तो उनके पास में एक्सपर्टीज डेवलप हो जाता है, लेकिन उनकी थियोरेटिकल ग्राउंडिंग उस सब्जेक्ट में नहीं होती शायद, क्योंकि वो भी सेम UPSC द्वारा कंडक्टेड जर्नलिस्ट एग्जाम द्वारा इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए रिक्रूट होते हैं. तो कैन अस करियर सिविल सर्वेंट मतलब जिनका 25 से 30 साल का करियर है, उस 25 से 30 साल के करियर में उनको डिफरेंट अनुभव, दे गेट एक्सपोज टू डिफरेंट positions, sometimes a road transport corporation, sometimes district collector, sometimes working as the chief of some public corporation. So can a career civil servant recruited through a tough competitive examination, however tough, cope with the increasingly complex matrix of decision making at the senior levels of government? तो ये क्वेश्चंस इस पे उठाए जा रहे हैं, इसी के चलते लेटरल एंट्री परमिट करी जा रही है. Can an IAS officer, however brilliant and diligent he or she might be, based on her experience at the sub-district and district levels, handle diverse portfolios from civil aviation to power to defense? तो ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स IAS ऑफिसर्स के पास में रहती हैं, फाइल नोटिंग्स के जरिए कि वो फाइल पे क्या नोट देंगे. तो इसके चलते अगर कोई टेम्परेरी 5 years के लिए किसी को ब्यूरोक्रेट लगाया जाएगा, तो ऐसे केस में दिस इज लाइक अ टेम्परेरी रिलेशनशिप. तो नाउ यू गाइज मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रहता है सर्विसेज में, तो दे आर फियरफुल ऑफ देयर एक्शंस ऑफ द फाइल being investigated into by CBI, by any court inquiry. तो इसके लिए उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. तो ऑनेस्टी और एक्सपर्टीज दोनों को बैलेंस करने की बात है यहाँ पे. While we may not be able to say कि all the IAS officers, generalist ones, they are honest, but then they develop a लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन दी सर्विसेज, 30 years की सर्विसेज. लेकिन अगर 5 years 4 years के लिए कोई कॉर्पोरेट बॉडी से कोई प्राइवेट एग्जीक्यूटिव को हायर करा जाएगा, ही और शी मे नॉट बी वेडेड टू दी सर्विस, मतलब दे मे नॉट बी हैविंग दैट काइंड ऑफ परमानेंट इंटरेस्ट इन दी सर्विस. ये क्वेश्चंस वैलिड हैं, लेकिन हमें इस कॉन्टेक्स्ट में इन्हें देखना होगा. जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, एविडेंटली टर्म्स लाइक प्रोफेशनलिज्म, स्पेशलाइजेशन, सेकेंड ARC ने इनके बारे में बात करी कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन और टेक्निकल एक्सपर्टीज होना चाहिए. तो सेकेंड ARC ने ये कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हें हमें लेटरल एंट्री अलाउ करनी चाहिए, लेकिन सेकेंड ARC ने फाइनली ये कहा कि लेटरल एंट्री अलाउ कर देनी चाहिए, बट दैट इज़ नॉट दी ओनली वे टू गो. अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी IAS ऑफिसर को ट्रेन करते हैं, तो सेकेंड ARC सेड कि दैट इज़ पॉसिबल, कि अगर उनको रूरल एरिना में डोमेन एक्सपर्टीज उनका डेवलप किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो he or she might also be as adept in handling the policy issues, complex policy issues related to that domain, like an IPS officer develops in his own domain, like an IRS officer develops in his own domain. तो लेटरल एंट्री के चलते शायद प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर माइट को ऑप्ट दी पॉलिसी इंटरेस्ट, राइट. तो इसके चलते इसीलिए ये एक तरीका हो सकता है कि रादर देन अलाउइंग लेटरल एंट्री, क्यों ना जो स्पेशलिस्ट्स हैं IRS या फिर रेलवे, जैसे कि रेलवे बोर्ड में हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैफिक, रेलवे अकाउंट, इन सब सर्विसेज से रेलवे बोर्ड के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, इन्हीं में से एक पूल क्रिएट करके.
तो क्यों ना वो चीज़ यहाँ पे अपनाई जा सके. नाउ अब डजंट एन IAS ऑफिसर आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट फील्ड लेवल बिकम एन एक्सपर्ट इन पब्लिक सिस्टम्स. सेकेंड यासी ने ये कहा था कि इनको डोमेन, कोई अगर रूरल एरियाज में, रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा रुचि रखता है कोई IAS ऑफिसर, तो उसे उस तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए. कोई अगर फाइनेंस में ज़्यादा एक्सपर्टीज गेन करना चाहता है तो उन्हें उस तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए, सो दैट लेटर ऑन ही बिकम्स एन एक्सपर्ट इन द फील्ड व्हाइल ही इज अपॉइंटेड एट द secretarial level in the government of India or in the government of state. Now, can the expertise of a doctor or an engineer be of the same nature as that of a policeman or an auditor? जैसा कि मैंने आपको बताया, journalist filters the proposals. Sometimes these proposals are laden with clinical bias. Can a renowned oncologist, for example, be suitable to advise on how the health policy of the nation is to be formulated? How valid is the observation to keep experts on tap, not on top? तो ये बात ठीक है कि IAS ऑफिसर्स अगर टॉप पे रहेंगे तो दे कैन गेट द एक्सपर्टीज ऑफ द एक्सपर्ट ऑन टैप. उनके पास में वो फैसिलिटी रहेगी कि वो कंसल्टेंसी, उनके लिए एक्सपर्टीज या कोई कंसल्टेंसी फर्म को हायर कर सकते हैं. ये ज़रूरी है क्या कि जो आज डिसीजन मेकिंग पावर IAS ऑफिसर्स में वेस्टेड है उसे डाइल्यूट करके प्राइवेट सेक्टर के साथ में शेयर किया जाए? मोर सो व्हेन the charges like Shastri Gate. This incumbent Prime Minister is known for putting a full stop on this practice when the Petroleum Ministry, Shastri Bhavan is the Office of Petroleum Ministry. तो Petroleum Ministry में पेट्रोलियम जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स दे वर थ्रॉन्गिंग लाइक जैसे उनका अपने घर का ड्राइंग रूम हो. तो इस केस में उन्हें उनके लिए पास को अनिवार्य कर दिया गया था कि दैट दे रिक्वायर अ पास एज टू वाई दे आर कमिंग, उन्हें किससे मिलना है, कौन से सेक्रेटरी से मिलना है, कौन से मिनिस्टर से मिलना है. तो इसलिए ऐसे प्रोसेसेस ये हमारे ब्यूरोक्रेसी के कॉरिडोर्स में अब इंक्रीजिंगली देखे जा रहे हैं इन द लाइट ऑफ इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबलाइज्ड कंट्री. तो दिस आइडिया हैज़ नेवर बीन. एडमिटेडली कंसर्टेड एफर्ट्स शुड बी मेड टू हेल्प IAS ऑफिसर्स आफ्टर देयर फर्स्ट डेकेड ऑफ immersion in district acquire specialization in broad sectors like social, infrastructure and financial. यही सेकेंड ARC ने कहा था. This idea has never been pursued seriously. Then specialists like engineers, doctors, agricultural scientists, lawyers have always had a substantial say in the decision making process as also in its implementation. तो उनकी एसोसिएशन तो रहती ही है स्पेशलिस्ट्स की, ऐसा नहीं है कि स्पेशलिस्ट्स की एसोसिएशन बिल्कुल नहीं रहती. Lateral entry at the level of secretary has met with some success. Besides the secretaries to Department of Atomic Energy, जैसे कि Department of Science and Technology, Scientific and Industrial Research, Health Research and Agricultural Research have always been scientists of eminence. Similarly, departments like railways, posts, etc., all the senior positions in departments में भी Indian Railway और Postal Services officers द्वारा फिलअप की जाती हैं. तो therefore there is nothing very original. ऐसा नहीं है कि ये आइडिया पहले नहीं किया जा रहा है, लेकिन शायद अगर गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल को एक नए वे में इसे उतारा है तो शायद अब इस आइडिया को एक लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है. कंसर्न्स क्या हैं, वैलिड है या इनवैलिड है, ये भी साथ साथ देखेंगे. However, those inside the system feel threatened. जो IAS ऑफिसर्स ऑलरेडी हैं सिस्टम में, they feel threatened that their territory or their sphere of influence is under assault from the private sector. One perceived fear is that the number of such lateral entrants may be increased with time and that the political leadership, by creating a divide and rule mechanism, would further demoralize the steel frame of governance. ये बात ठीक है. अब देखिए कि परमानेंट सर्विसेज को ऐसा नहीं किया गया था कि दैट दे शुड बेंड बिफोर द इलेक्टेड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 311 के अंडर. एंड दूसरी बात, स्पेशल UPSC, आप देखिए कि UPSC का इलेक्शन, UPSC का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज चार्ज एक्सपेंडिचर, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि फॉर द इलेक्शन फॉर सुपरवाइजिंग द इलेक्शन अंडर आर्टिकल 324 उसका एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं रखा गया. तो क्या हम ये बात रीड कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्लेस्ड इफ नॉट मोर देन एटलीस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन द परमानेंट सर्विसेज? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है उसका एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं है, जबकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एक का एक्सपेंडिचर चार्ज रखा गया है. देन डिवाइड एंड रूल करके कि हम अभी क्या है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल लगाने की वजह से जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं. उसके अकॉर्डिंग सेकंड सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी टू वन मिनिस्ट्री और द अदर मिनिस्ट्री. तो ये पैटर्न चलते आ रहा है.
अब अगर प्राइवेट सेक्टर का लेटरल एंट्री का उनके पास में एक ऑप्शन रहेगा पॉलिटिशियंस के पास में, तो वो कहीं तो ब्यूरोक्रेट्स को आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच की अगर तुम ये पॉलिसी डिसीजन पे यस करोगे, कोई भी डिसीजन पे, एफडीआई इन रिटेल पे या फिर कोई भी ऐसी प्रपोजल पे अगर तुम यस नहीं करोगे तो देन हम प्राइवेट सेक्टर का आदमी हायर कर लेंगे. सेकेंड रिलेटेड फियर इज दैट इन द गार्ब ऑफ रिक्रूटिंग आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स politically indoctrinated persons will be inducted into the system. तो ये भी किया जा सकता है, जैसे कि स्टेट लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, मिनिस्टर्स वगैरह वहाँ पे नियुक्त कर दिए जाते हैं. दीज फियर्स कुड हैव बीन allayed by letting the UPSC handle the recruitment process after defining the job requirements more explicitly. अब ये बात ठीक है कि कुछ हद तक लेटरल एंट्री को अलाउ किया जाना चाहिए और इसके लिए यूपीएससी जो कि रिक्रूटमेंट बॉडी है उसको इन्वॉल्व करना, इसे यहाँ पे कंपलसरी रखना चाहिए. देन द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट, इसके लिए एज अ प्रिकॉशन गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट ओनली द कैंडिडेट्स द लाइक ऑफ हुम आर नॉट अवेलेबल इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम आर अपॉइंटेड. इससे जो थ्रेट है एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स को वो भी कम हो जाएगा. और दूसरी बात, जो हम फ्रेश ब्लड की बात कर रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, वो हमें सिस्टम में मिल पाएगी. If they turn out to be truly outstanding, there should be a provision to induct them permanently in the government with the approval of the UPSC and consider them for higher postings. Ideas have also been advanced for IAS and other officers to gain work experience for a limited period in private sector and in the NGOs sector, civil society sector also. This idea was of Second Administrative Reforms Commission. The government should have the best people at the helm of affairs, and if there is a need to supplement the existing stock of talent by attracting fresh blood into the system, the IAS in fact should welcome such an inclusionary move. Seniority principle ये कहता है ऑटोमेटिकली अगर कोई 30 साल से सर्विस में है और उनके ऊपर कोई 31 ईयर्स की सीनियरिटी के हैं तो 31 ईयर्स वाले भले ही वो एफिशिएंट नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो सीनियर हैं उन्हें ही सीनियर पोजीशन पे लगाया जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी या कोई और पोजीशन पे, स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी पोजीशन पे. सो दिस इज द वे अभी जो अप्लाई किया जाता है. देन हमारा एनालिसिस ये कहता है, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को स्टडी करते हैं. 10th रिपोर्ट में सेकेंड एआरसी ने ये कहा कि एक नई अथॉरिटी बनाई जाए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी. मेरा कहना ये है, जेवी कमीशन का कहना ये है, ऑलरेडी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज देयर, राइट? तो व्हाई टू क्रिएट अनदर बॉडी? नाउ दिस अथॉरिटी सेम कॉम्पोजिशन है जैसा कि यूपीएससी का है, तो कोई नई बॉडी की ज़रूरत नहीं है. देन दिस अथॉरिटी हैज़ बीन रिकमेंडेड टू इंश्योर द बेस्ट टैलेंट इज सिलेक्टेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सेकेंड एआरसी ने ये कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लेटरल एंट्री इज़ दी ओनली वे टू गो अबाउट. जैसा कि पहले रेलवेज़ में किया जा रहा है, रेलवे जो ऑफिसर्स हैं उनको ही रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन, रेलवे बोर्ड का मेंबर लगाया जाता है. तो क्यों ना सेम वे में हम आईएएस ऑफिसर्स का अगर डोमेन एक्सपर्टीज़ तैयार करें, 5 साल के बाद उन्हें ये बोला जाए कि आप कोई लाइन चूज़ करो जिस लाइन में आप काम करना चाहते हैं, ताकि आप जनरलिस्ट नहीं, आप एक एरिया में स्पेशलिस्ट बन सकें. तो वो स्पेशल जो भी एक्सपर्टीज़ वो हासिल करेंगे, उस एरिया में डिग्रीज वगैरह हासिल करेंगे. सेकेंड एआरसी ने ये कहा था, higher education in that respective field should also be considered while promoting the person to the position of the secretary, be it at the government of India level or government of any particular state level. तो ये बात ठीक है कि सर्विसेज में ही डोमेन एक्सपर्टीज तैयार किया जा सकता है और लेटरल एंट्री के अपने खतरे जो और कंसर्न्स हैं वो अपनी वे में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं. और लेटरल एंट्री अच्छी क्यों कही जा रही है? इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव, इट हैज़ बिकम नेसेसरी बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी. तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारे आईएएस ऑफिसर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकते? रिसेंटली तमिलनाडु में एक आईएएस ऑफिसर ने रिज़ाइन करने की बात कही एंड ही वाज वर्किंग क्वाइट अग्रेसिवली इन द एरिना ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ गवर्नेंस. तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं. तो बात यह है, ऑनेस्टी प्लस टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ साथ चलने चाहिए. क्योंकि अगर हम लेटरल एंट्री की बात करते हैं तो एक्सपर्टीज़ तो आ जाएगा, लेकिन जो बेनिवलेंस, जो सर्विस एटीट्यूड चाहिए वो शायद प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पाएगा. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन ट्रेनिंग इन दी सर्विस. ऑन जॉब ट्रेनिंग जो आईएएस ऑफिसर्स की होती है, राशन कार्ड अप्लाई करना, यहाँ से पेटी पिटीशन से लेकर हायर डिसीजन तक
जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस है वो कम्स इन हैंडी वाइल डिसाइडिंग ऑन दी पॉलिसी इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिस इंदिरा नुई की बात करें, राइट, पेप्सिको की जो चीफ हैं, अब उन्हें ये तो पता है कि कोल्ड ड्रिंक कैसे बेचनी है, लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि पानी गांव में कैसे आएगा? पॉइंट ये था। और वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कितनी भी एफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसीज हैं इसकी, लेकिन इट हैज़ हेल्प्ड अस इन for the last 50 years 70 years. The point is not throwing the baby with the bathtub. The point is just कि अगर वाटर मडी हो रहा है तो हम उसे पानी को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज एक्ट और ये सब, अगर ऑनेस्टी की बात करी जा रही है, या फिर उनके लिए टाइम टू टाइम पीरियोडिक ट्रेनिंग्स, जो भी सेकेंड ARC ने कहा था 5 ईयरली ट्रेनिंग, 10 ईयरली, 15 ईयरली ट्रेनिंग, उसके बाद ही प्रमोशन किया जाए। और अगर प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसर्स, प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स ट्रेनिंग ले सकते हैं तो IAS ऑफिसर्स क्यों नहीं? देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपर्टीज। दिस इज ऑल आई वांट टू से। नाउ इसी के साथ ही इसे खत्म करेंगे। ये चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो थोड़ी बहुत। थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड इट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।